बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल के अंदर जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हर स्ट्रक्चर का अपना एक खास पर्टिकुलर फंक्शन होता है उनको हम ऑर्गेनेल कहते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं या वो ऑर्गेनेली जिनके बगैर किसी सेल का जिंदा रहना आप कहेंगे मुमकिन नहीं है, उनमें से एक ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया भी है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल को क्या प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी या एटीपीज प्रोवाइड करता है। तो अब ये कि अगर सेल के अंदर एनर्जी नहीं बनेगी तो सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के फंक्शन या काम नहीं हो सकेंगे। तो सेल के जो फंक्शंस हैं, सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उसको एटीपीज की जरूरत है, और ये एटीपीज कहां पर बनेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेंगे। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दो चीजों से मिलकर ये वर्ड बना है, यानी एक वर्ड इसके अंदर क्या है? माइटॉन है। सो माइटॉन का वर्ड किसके लिए यूज होता है? थ्रेड, या आप यूज समझने के तार आप इसे कहते हैं। और कॉन्ड्रियन के से आप ले लें कॉन्ड्रियन। तो कॉन्ड्रियन का वर्ड यूज होता है किसके लिए? ग्रेन्यूल के लिए। किसके लिए? ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल से मुराद क्या है? ग्रेन्यूल से मुराद है दाना। तो अब ये कि यानी सेल के अंदर अगर इनको ऑब्जर्व किया गया तो किस शक्ल के अंदर ऑब्जर्व किया गया? सेल में they were observed like what? They were observed like thread like granules, तार की तरह के तारनुमा ग्रेन्यूल जो स्ट्रक्चर्स थे those were mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में हमने क्या कहा कि ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का क्या है? पावर हाउस है। इसकी डिस्कवरी कब हुई? तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी 1853 में मसल सेल्स के अंदर हुई थी। किसके अंदर हुई थी? मसल सेल्स में। पूरी बॉडी के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी की जरूरत है वो किसको होती है? मसल्स को होती है। ठीक है, मसल्स क्या करते हैं? मसल्स ने कंटिन्यूअसली मूवमेंट करनी है। ठीक है, और इस मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? इस मूवमेंट के लिए जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो मसल्स की ये जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसके अंदर क्या यूज होता है? इसके अंदर एटीपीज यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? एटीपीज, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर यूज्ड। सो दीस एटीपीज आर constantly supplied by the mitochondria। चलिए ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की टाइप्स अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप को हम क्या कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। एक वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एक वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के बगैर होती है, या ऑक्सीजन जब अवेलेबल नहीं होता तो उस वक्त होती है, उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अभी एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मरकज है वो क्या है? दीज आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन सेल्स। अब इसके साथ साथ हमने किस चीज के बारे में बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यानी इसकी इब्तिदा या इसका आगाज कहां से हुआ है? तो एंडोसिम्बियोटिक का वर्ड हमने लिखा। ये जो एंडोसिम्बियोटिक का वर्ड है इसके मतलब क्या है? तो इसकी तफसील करते हैं। यानी एंडो का मतलब क्या है? एंडो मींस इनसाइड, और सिम का वर्ड यूज होता है किसके लिए? टुगेदर के लिए। और बायोसिस किसको कहते हैं? लिविंग को कहते हैं, इकट्ठे रहने को। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट वी से कि एक इब्तिदाई सेल था, जैसे कि हम पढ़ते हैं आर्कियन सेल। क्या? एक आर्कियन सेल था। आर्कियन सेल के अंदर क्या आया? आर्कियन सेल जो है इसमें एक एरोबिक बैक्टीरिया आया। एरोबिक बैक्टीरिया। सो दिस एरोबिक बैक्टीरिया entered the cell। ये आया सेल के अंदर, और सेल
साथ मिलकर इसने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, राइट। तो अब अगर ये सेल के अंदर आ गया तो हमने इसको किसका नाम दे दिया, हमने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन जो है दैट इज प्रोकैरियोटिक है। और ये यानी यूकैरियोटिक सेल में आने से पहले क्या था, तो दिस वाज प्रीवियसली एरोबिक बैक्टीरिया। अब कुछ चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में ऐसी होंगी कि जिसका ताल्लुक क्या है, जिसका ताल्लुक खास तौर पर इसके ओरिजिन के साथ है। किसके साथ है, ओरिजिन के साथ है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होंगे, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स कौन से होंगे, ये 70S राइबोसोम्स होंगे, जो कि किसमें होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं। यूकैरियोट का जो राइबोसोम है दैट इज 80S राइबोसोम, जो उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है या साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है, फ्रीली डिस्पर्स राइबोसोम्स या अटैच राइबोसोम्स। इसी तरह इसके साथ एक और चीज क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अपना डीएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना क्या होगा, डीएनए होगा, राइट। तो अब यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए होता है लीनियर डीएनए, ठीक है, यानी स्ट्रेट जो है लैडर लाइक या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अगर अपना डीएनए है तो ये क्या होगा, दिस विल बी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर मौजूद होगा। अच्छा, उससे आगे चलें, ये तो इसका ओरिजिन हो गया, हम एक चीज के बारे में बता रहे कि इसका आगाज कहां से हुआ। फिर हमने साथ में लिखा कि ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीन वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अब डबल मेम्ब्रेन किस तरीके से है, तो डबल मेम्ब्रेन इस तरीके से है कि मिसाल के तौर पे ये इतना सा हिस्सा अगर हम इसका क्या ले लें, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन ले लें, तो इतने से एरिया के क्रॉस सेक्शन में हमें क्या नजर आएगा, सपोज दैट वी से कि ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ये साइटोप्लाज्म का एरिया है, राइट। तो साइटोप्लाज्म, फिर ये जो ये वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। तो इसी तरह ये क्या है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान की जो जगह है, जिसको यहां पर भी हमने ब्लू से हाईलाइट किया है और यहां पर भी, ये दोनों के दरमियान यानी दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान की खाली जगह है या स्पेस है, बिटवीन द मेम्ब्रेन्स या दो मेम्ब्रेन के दरमियान के लिए हम इंटर का वर्ड यूज करेंगे, क्या, इंटर। सो ये क्या हो गई, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बाद क्या है, ये दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अब इस इनर मेम्ब्रेन के बाद क्या होगा, तो इस इनर मेम्ब्रेन के बाद यहां दिस विल बी मैट्रिक्स, या जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है उसका नाम देते हैं। तो अब ये डबल मेम्ब्रेन के साथ भी एक बात ये नोट कर लें कि इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, जो क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन की कुछ खुसूसियात हैं। उन खुसूसियात में से एक उसकी क्वालिटी क्या है कि दिस इज फोल्डेड, ये क्या होता है, फोल्ड है। जैसे कि हमने डायग्राम के अंदर बनाया कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये फोल्ड्स है, और ये जो इसके फोल्ड्स हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, जो फोल्ड्स हैं दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टा, फोल्ड को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। दूसरा ये कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये इसका वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन वाला है, इसका है प्रोकैरियोटिक
कैरियोटिक ऑरिजिन। सही। अच्छा, इसी तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्टार्क पार्टिकल्स हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? स्टार्क पार्टिकल्स हैं, या नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आप कह लें। इस तरह से इनर मेम्ब्रेन स्टडीड होगा यूं। तो इनको हम क्या कहते हैं? F1 एंड F0 पार्टिकल्स। is studied by star particles F1 and F0 particles। अच्छा, फिर इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो F1 F0 पार्टिकल हैं, असल में एटीपी सिंथेसिस ये करते हैं। एटीपी सिंथेसिस कौन क्या करते हैं? इन्होंने करनी है। तो ये एयर मेम्ब्रेन की क्वालिटीज हो गई। बाहर का जो आउटर मेम्ब्रेन है, तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स नहीं है, वो क्या है? सिंपल है और स्मूथ है। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन में जैसे हमने लिखा कि ये क्या है? स्मूथ है और इसके अंदर फोल्ड नहीं है। दूसरा ये कि इसके अंदर खास तरह के प्रोटीन्स हैं, इनको हम पोरिन्स कहते हैं, व्हिच आर कॉल्ड एज पोरिन्स। तो अब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में सो फार हमने उसका क्या डिस्कस किया? उसका मेम्ब्रेन डिस्कस किया। दोनों मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर क्या है? तो दोनों मेम्ब्रेन जो है, अगर आउटर मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है, ये दोनों बने होते हैं किससे? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है उससे बने हुए हैं। अब आगे खास तौर पे उस चीज की तरफ कि जिसको हमने डिस्कस किया कि वो क्या है? जिसको हमने डिस्कस किया कि F1 या F0 पार्टिकल है। ठीक है, ये आपके सामने यहां पे स्ट्रक्चर जो है दिस इज गिवन। अब फर्ज करें कि हम यहां पर ले लें कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर इधर क्या चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहां पर आउटर मेम्ब्रेन चल रहा है। This is outer membrane। और आउटर मेम्ब्रेन के बाद क्या है? आउटर मेम्ब्रेन के बाद दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बाद ये क्या है? तो अब इसमें आपने गौर से देखना है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर जो क्या है? ये वाला हिस्सा है, और इसी तरीके से ये वाला। ठीक है, तो इनको अलग अलग हम क्या कहते हैं? दीज आर सेपरेटली कॉल्ड एज F1 एंड F0 पार्टिकल्स। तो एटीपी की सिंथेसिस करने वाले ये जो पार्टिकल्स हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज F1 और इसको हम क्या कहते हैं? F0 कहते हैं। तो ये अल्फा बीटा गामा वगैरह मुख्तलिफ तरह के कॉम्प्लेक्सेस से बना हुआ है। अब इसके दरमियान में से क्या होगा? इसके दरमियान में फर्ज करें हाइड्रोजन आयंस जो है वो पास होंगे। मिसाल के तौर पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस जमा हुए हैं। जब ये हाइड्रोजन आयंस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से कहां पर आएंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आएंगे। किसमें आएंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो यहां इसने क्या करना है? यहां इसने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देना है, एटीपी की सिंथेसिस करनी है। तो इन F1 या F0 कॉम्प्लेक्स के लिए हम दीगर क्या वर्ड्स यूज करते हैं? इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स या स्टार पार्टिकल्स भी कहते हैं। और these are also called as oxysomes। इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम्स वो भी कहते हैं। और फंक्शन वाइज इसका नाम क्या है? तो एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेज हम इसको कहते हैं। और साइंटिस्ट जिसने पहली दफा इनको डिस्कवर किया था दैट वाज
फर्नांडिस मोरन। तो फर्नांडिस ने फॉर द फर्स्ट टाइम क्या किया था? फर्नांडिस ने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑक्सीसोम जो है इसके बारे में बताया था कि ये वो स्ट्रक्चर है जिसने एटीपी की सिंथेसिस करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन और उसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये स्टार्च पार्टिकल्स जिसने एटीपी की सिंथेसिस करनी है। अगर इसको हम देखें तो ये इस तरह से स्टडेड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इसके इनर मेम्ब्रेन में। अब ये इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स का फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि ये फोल्ड्स क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं किसके लिए? एक्सचेंज के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसके अंदर एटीपी की सिंथेसिस होनी है। आखिरी चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो उसका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में हमने डिस्कस किया कि एक इसका सर्कुलर डीएनए होगा, दूसरे उसके अंदर 70s राइबोसोम्स होंगे। फिर इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? तो मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा जो क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन दोनों के क्या होंगे? एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होंगे। इसी तरीके से आयंस, सॉल्ट्स और एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स उसके बनेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ये मौजूद होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनेलीज, यानी इसका ओरिजिन क्या है? ये एंडोसिम्बायोसिस के जरिए से सेल में आए हैं। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं, और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज को हमने क्या कहा? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज को हमने कहा कि दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये सेल का पावर हाउस कैसे है? तो सेल का पावर हाउस ऐसे है कि इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो F1 या F0 पार्टिकल्स हैं, इन्होंने एटीपी की सिंथेसिस करनी है।